नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 92 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 92 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग के परावर्तित होने से संबंधित है और इसके परिणाम स्वरूप रेडियो संचारण भी इसमें होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। तो भाई आपका जो रेडियो वेव्स है वो रिफ्लेक्टेड कहाँ पे होती है, रेडियो तरंगे जो है वो परावर्तित कहाँ पे होती है। तो ये वायुमंडल के किस मंडल में, तो बोलेंगे आयन मंडल में होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कमीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिए बात करूँ आयन मंडल की, तो ये वायुमंडल की चौथी परत है और यहाँ पर रेडियो तरंगे परावर्तित होने के साथ साथ संचार जो उपग्रह है, कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है, वो भी यहीं पर पाए जाते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो वो है हमारी कौन सी, एक्सोस्फीयर, जिसको बहिर्मंडल कहा जाता है। और अगर बात करें ये जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बनी है, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की जो अधिकता है वह वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो वो एक्सोस्फीयर में पाई जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो वायुमंडल है उसका सबसे निचला मंडल कौन सा है, तो सबसे निचला मंडल इसका है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। इसकी ऊंचाई अलग अलग होती है। इसकी ऊंचाई आपकी 8 से 18 किलोमीटर होती है। तो आपका जो 8 किलोमीटर जो ऊंचाई होती है वो कहाँ से होती है, तो 8 किलोमीटर जो ऊंचाई होती है वो होती है ध्रुवों से, और विषुवत रेखा से जो ऊंचाई होती है भूमध्य रेखा से वो होती है 18 किलोमीटर। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। विषुवत रेखा से ऊंचाई होती है, विषुवत रेखा बोले तो इक्वेटर लाइन से जो ऊंची होती है हमारी क्षोभ मंडल वो होती है 18 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर होती है बस कहाँ से, आपकी पोल से, ध्रुवों से। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से, अब सर कैसे, तो ये यहाँ पे भूमध्य रेखा है तो यहाँ से तो ज़्यादा होगी भाई, यहाँ से मान लो 18 है, और ये पोल है यहाँ से कम होगी, यहाँ से 8 ही है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, वायुमंडल के किस मंडल में मौसमी घटनाएं देखने को मिलती है, तो जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, चाहे आंधी आ रहे हैं, बादल बन रहे हैं, इंद्रधनुष बन रहे हैं, वो कहाँ पे होते हैं, तो वो हमारे क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में होते हैं। और क्षोभ मंडल में जब भी हम, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस में क्या है, घट जाता है। कि क्या हो जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो जितने ऊपर जाएंगे 165 मीटर के हिसाब से, उस प्रकार से आपको याद रखना है। और अगर बात करें आपका क्षोभ मंडल की, तो इसको कन्वेंशनल जोन, संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो वायुमंडल के किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है, तो संवहन मंडल आपका जो है वो क्षोभ मंडल को कहा जाता है। कन्वेंशनल जोन इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। वायुमंडल का दूसरी जो लेयर है, दूसरी जो परत है वो है हमारी समताप मंडल। इसका नाम समताप इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो समान रहता है लगभग। और इसका जो अध्ययन है, समताप मंडल का जो अध्ययन सबसे पहले किया था वो एक, किसने किया था, डी बोट। किसने किया था, डी बोट ने। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। और अगर आप एसपी टीजीटी कमीशन की रिवीजन बेस्ट टीजीटी है चाहे जेबीटी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और बेहतरीन तरीके से हमारी क्लासेस को परचेज़ करना चाहते हो, अभी भी समय है आपके लिए। तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे हैंड रिटन नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। समताप मंडल की ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। और अब यहाँ पे जो मौसमी गतिविधियाँ हैं, जो मौसमी गतिविधियाँ आप ट्रोपोस्फियर में देख रहे थे, वो हमारी समताप मंडल में नहीं होती है। साथियों, बात करें आपकी समताप मंडल की, तो यहाँ पर जो है वो क्या है, वायुयान भी उड़ाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि एरोप्लेन कहाँ पर उड़ाए जाते हैं, तो एरोप्लेन जो उड़ाए जाते हैं वो हमारे समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। और आपकी ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, तो वायुमंडल के किस मंडल में, किस लेयर में, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर आपका जो वो कहाँ पे पाई जाती है, तो ओजोन लेयर जो आपकी पाई जाती है वो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। देखिए सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो किस मंडल में रुक जाती है, तो वो समताप मंडल में ही रुक जाती है। क्योंकि समताप मंडल में कौन सी लेयर है, ओजोन लेयर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। और ओजोन लेयर साथियों क्या करती है, तो मेरे भाई बहन, ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल से आने वाली किरणों को रोक देती है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और भाई ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किस में नापा जाता है, तो उसको डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। कभी कभार समताप मंडल के निचले भाग में एक बादल पाया जाता है जिसका नाम है हमारा पक्षाब बादल। तो पक्षाब बादल किस मंडल में आपको दिखाई देते हैं, तो पक्षाब
बादल जो है आपको याद रखना है, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भाई इसको पक्षाब बादल, लेकिन इसको जो अंग्रेजी में कहते हैं वो कहते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, PARL, पर्ल क्लाउड। तो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड आपको याद रखना है ये क्या है, तो इसको यहाँ पे इसको पक्षाब बादल के नाम से भी जाना जाता है, ये समताप मंडल में पाया जाता है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो हमारा मेसोस्फीयर है, जिसको मध्यमंडल कहा जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। अंतरिक्ष से आने वाले सभी उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में ख़त्म हो जाते हैं, तो मध्यमंडल में होता है, क्योंकि यहाँ का तापमान ही ऐसा है। तो चलिए जी, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि हमने वायुमंडल के बारे में थोड़ा कुछ जाना बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स इज एसोसिएटेड विद चाइना एंड मंगोलिया। अब भाई चाइना और मंगोलिया में कौन सा आपका डेजर्ट है, कौन सा आपका जो है वो क्या है, हमारा रेगिस्तान है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए जी, इस क्वेश्चन को क्यों ना पढ़े भाई, बेहतरीन तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी पढ़ने वाले हैं। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, बहुत मज़ेदार ये क्लास होने वाली है और बहुत कुछ यहाँ से सीखते हुए हम यहाँ पे जाने वाले हैं इन क्लासेस से। आप यकीन मानिए जितनी भी क्लास आपकी हुई है, चाहे मेरी 91 वीडियो जिससे पहले आपके बीच पहुँच चुकी है, सभी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी को आप डिटेल से देखते रहिए, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो भाई आपका जो चीन और मंगोलिया के बीच जो आपका रेगिस्तान है वो कौन सा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो वो है आपका गोबी मरुस्थल, डेजर्ट गोबी। ऑप्शन बी के साथ हम बिल्कुल सही जाएंगे। गोबी का अर्थ क्या होता है, तो गोबी का अर्थ होता है, गोबी डेजर्ट का जो गोबी का अर्थ है उसमें वो है निर्जल स्थान, ठीक है। तो याद रखना है ये मंगोलिया और चीन के विशाल भागों में फैला हुआ है। और दूसरी बात आपको याद रखना है, यहाँ पे 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट पाए जाते हैं। तो 2 कुबड़ वाले जो बैक्टीरियन ऊँट है वो कहाँ पाए जाता है, तो 2 कुबड़ वाले जो बैक्टीरियन ऊँट है वो हमारे गोबी डेजर्ट में पाए जाता है। ये भी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। और गोबी डेजर्ट की अगर मैं बात करूँ, ये ठंडा है गर्म है, तो गोबी डेजर्ट एक कोल्ड डेजर्ट है, मतलब ठंडा मरुस्थल है। इस बात को भी आपने बेहतर तरीके से याद रखना है। साथियों आपका इसके अलावा अगर मैं आपको भी बताना चाहूँ, आपका चीन में सहारा विश्व का सबसे गर्म, सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है। तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो वो आपका सहारा डेजर्ट है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। पेंटागोनिया, तो पेंटागोनिया मरुस्थल की बात करें भाई, पेंटागोनिया कहाँ पर है, तो पेंटागोनिया भी एक डेजर्ट है जो कि अर्जेंटीना में है। और याद कैसे रखना है कि पेंट पहनी अर्जेंटीना के लोगों ने, इसलिए वहाँ पे मरुस्थल है पेंटागोनिया। भाई सहारा दुनिया का सबसे गर्म है और इसकी सीमा जो है वो 11 देशों के साथ सीमा बनाती है, चाहे अल्जीरिया है, चाहे चाड है, चाहे लीबिया है, चाहे मारिटोनिया है, आपका नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीशिया है, मिस्र है, मोरक्को है, पश्चिमी सहारा है। तो ये सभी देश आपको याद रखना है, ये आपका सीमा बनाते हैं सहारा डेजर्ट से। और रात को ठीक लाइव आने वाला हूँ, ठीक आज 9 बजे यूट्यूब पे ज़रूर बने रहे हमारे साथ। हर दिन रात 9 बजे लाइव में हम लाइव आते हैं, तो आप ज़रूर वेट करें हमारी आज की वीडियो का। कालाहारी मरुस्थल, और तो कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका में है और अफ्रीका के किस देश में, बोत्सवाना में है। तो अफ्रीका के बोत्सवाना में आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, गर्म मरुस्थल है कालाहारी, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखें। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपका दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। अगर सहारा ऑप्शन में होगा और अंटार्कटिका भी होगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा, फिर अंटार्कटिका होगा। तो अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं। सबसे बड़ा गर्म जो है वो सहारा है, ये आपको बिल्कुल सही करना है। अच्छा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार डेजर्ट, थार मरुस्थल, जो कि हमारे पाकिस्तान और हमारे प्यारे देश भारत इंडिया में स्थित है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन जहाँ पे रहती है तो वो हमारा थार मरुस्थल ही है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है और बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। तो ऐसा महाद्वीप जहाँ पे एक भी मरुस्थल आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो वो कौन सा है, तो यूरोप, यहाँ पे ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि एस्ट्रॉयड हैव द ऑर्बिट्स बिटवीन विच प्लैनेट्स। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन आपको करवाया है कि ग्रहिकाओं की अपनी कक्षाएं होती है इन ग्रहों के मध्य। तो ग्रहिकाओं की जो अपनी कक्षाएं होती है, तो आपके जो क्षुद्र ग्रह होता है वो किन ग्रहों के बीच होते हैं,
क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर ये पूछ रहा है, तो हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। देखिए 4 ग्रह आपके आंतरिक होते हैं और आपके 4 जो प्लेनेट होते हैं वो बाह्य होते हैं और उनके बीच होते हैं आपके ग्रहिकाएँ, आपके एस्ट्रॉयड होते हैं। ठीक है, ये होता है बुध, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और ये मंगल है, ये आपका क्या है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो भाई बृहस्पति और मंगल के बीच कौन सा है आपका, बृहस्पति, जो आपका जिसको अंग्रेजी भाषा में मैं कहूँगा आपका कौन सा, तो याद रखना इसको कहूँगा मैं जुपिटर। ठीक है, आपका मंगल और जो जुपिटर है, मार्स और जुपिटर है, इनके बीच में जो पाए जाते हैं वो एस्ट्रॉयड पाए जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह ये वही है जिसको लाल ग्रह के नाम से भी, रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका लाल रंग क्यों है, क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि इसको आप लाल ग्रह क्यों बोलते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल रंग इसीलिए, लाल ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता बहुत ज़्यादा है। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता अधिक होने के कारण इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस बात को आपने बेहतर तरीके से याद रखना है। साथियों, ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि जो ये जो ग्रह है, मंगल जो ग्रह है वो अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुका हुआ है, ये अपने ग्रह अक्ष पर, अपने एक्सिस पर 25 डिग्री झुका हुआ है। और यहाँ भी पृथ्वी के समान ही मौसम परिवर्तन होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ भी जो है वो क्या होता है, ऋतुएँ आती हैं। तो मंगल जो है वो, इसका जो परिक्रमण काल है वो कितने दिन है, 687 दिन है। अगर पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है तो मंगल लगा रहा है भाई कितने, 387 दिन। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि ये अपने अक्ष पे कितना समय में घूमता है। तो ये अपने अक्ष पर घूमने के लिए, अपने ही एक्सिस पे घूमने के लिए 24 घंटे और 6 मिनट लगाता है। और याद रखना है, मंगल ग्रह पर पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, याद रखेंगे बेहतरीन तरीके से कि मंगल ग्रह पर पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है और उस पर्वत का जो नाम है वह ओलंपस मॉन्स। क्या है, ओलंपस मॉन्स। और ये ओलंपस मॉन्स जो है वो माउंट एवरेस्ट के भी 3 गुना है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी कि ओलंपस मॉन्स जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट के भी 3 गुना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षा में पूछी जाती है। और उसी प्रकार अगर बात करें पृथ्वी की, पृथ्वी को भाई नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन एक बात और रहती है, मंगल के 2 उपग्रह, एक फोबोस है, एक डिमोस है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये आपको सबको पता है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पे झुकी होती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे दूर कब होती है। ठीक है, और जब पृथ्वी, ये पृथ्वी है, नहीं ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो जब तो होती है दूर। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये भी सूर्य बना दिया, ये भी सूर्य बना दिया, तो नज़दीक तो होता है पृथ्वी और सूर्य कब। ठीक है, तो नज़दीक होंगे सूर्य और पृथ्वी आपके कब, याद रखना, नज़दीक जो होंगे वो होते हैं भाई आपके 3 जनवरी को। और उस घटना को, जब पृथ्वी और सूर्य नज़दीक होंगे तो उस घटना को बोला जाता है उपसौर। क्या बोला जाता है, उपसौर प्रिहेलियन। ठीक है, और जब होंगे नज़दीक तो वो होते हैं हमारे, जब होंगे दूर, दूर होंगे 4 जुलाई को, और उस घटना को बोला जाता है अपसौर, अफेलियन। ठीक है, तो अफेलियन और प्रेहिलियन दोनों बातें आपको ज़रूर याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और औसत दूरी पृथ्वी और जो सूर्य की होती है वो 15,000 करोड़ किलोमीटर होती है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है, 15.21 करोड़ किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। तो 15.15 करोड़, 15.21 जो है औसत दूरी अगर कहूँ तो 15 करोड़ किलोमीटर होती है। क्वेश्चन पूछने वाला तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। और जुपिटर की बात करें तो इस ग्रह की खोज जो है वो 1610 में गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन से की है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी बातों को डिटेल से याद रखें, बेहतर तरीके से याद रखें, ये बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है, ये सबसे बड़ा ग्रह है भाई। और दूसरी बात, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस जो है आपका जो ऐसा कौन से ग्रह है सौर मंडल के जो कि अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में घूमते हैं, मतलब कि पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब इधर घूम रहे हैं, यहाँ पे जो सूर्य उदय हो रहा है
ये पूरा वह ये ऐसे घूमता है। तो दो ग्रह ऐसे भाई जो अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में घूमते हैं, वो कौन से ग्रह है? तो बोलेंगे एक अरुण है, एक शुक्र है, यूरेनस और वीनस। दो ऐसे ग्रह हैं जो कि अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में घूमते हैं। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से, इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए सभी लोग आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि डोल ड्रम है। भाई डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम जो है वो एक क्या है, निम्न दाब वाले विषुवतीय क्षेत्र है, इक्वेटोरियल जोन विद लो प्रेशर। तो इक्वेटोरियल जोन विद लो प्रेशर जो है निम्न दाब वाले विषुवतीय क्षेत्र है हमारे डोल ड्रम। ये देखिए किस तरह के एरिया होते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये किस तरह के एरिया है आपके डोल ड्रम जो होता है। तो भाई डोल ड्रम जो है वो जो रीजन है वो हमारी इक्वेटोरियल जो रीजन होती है वहाँ पर ये पाई जाती है। क्वेश्चन कभी कभार ये भी आता है कि किस तरह के एरिया है, तो बोलेंगे डोलड्रम रीजन जो है वो एक जो है वो इक्वेटोरियल जो रीजन है वहाँ पर ये मिलता है, वहाँ पर होता है ये। तो ये बात आपको याद रखना। तो निम्न दाब वाले जो विषुवतीय क्षेत्र है उसी को हम डोलड्रम कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन साथियों की विच इज ए कैश क्रॉप, कौन सी एक नकदी फसल है? देखो नकदी फसल होती है साथियों, मतलब जो कि हम बेचते हैं, जिसको अपने खाने के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ज़्यादा बेचने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो देखो मक्का तो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं यार, रोटियां बनाते हैं। आलू भी देखो खाने के लिए होता है, चना भी होता है। लेकिन भाई जो रबड़ है ना, रबड़, उसको देखो हम क्या ही खाएंगे, इसको हम जो है वो बेचते हैं। तो रबड़ एक नकदी फसल है। नकदी फसलों के उदाहरण, गन्ना भी एक नकदी फसल का उदाहरण है, कपास हो गया, जूट हो गया, चाय आपने देखी है, कॉफ़ी है, तंबाकू है, मसाले हैं, फल सब्जियां भी इसीलिए जो है वो बोई जाती है। देखिए दो प्रकार की फसल होती है, जैसे कि एक खरीफ की फसल होती है, जैसे चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। ये सारी कौन सी फसलें? आपकी खरीफ की फसलें होती है, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, जायद हो गया। और दूसरी ओर रबी की जो फसलें होती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, आलू। तो दो प्रकार की फसलें होती है, एक रबी की होती है, एक खरीफ की होती है। और दोनों की दोनों देखो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो खरीफ की जो फसलें हैं ना, वो मानसून के मौसम में बोई जाती है, जबकि और इनको सितंबर अक्टूबर में काट दिया जाता है। जैसे कि चावल हो गया खरीफ की फसल, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, मूंग है, मूंगफली है, सोयाबीन है, कपास है, ये सारी की सारी आपकी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और रबी की फसलें तो आप जानते ही हो, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये आपकी कौन सी है? रबी की है। तो रबी की और खरीफ की ये भी दोनों फसलें आपको क्लियर होनी चाहिए। जी, अगला क्वेश्चन है कि आपकी जो कुमारवां झील है वो हिमाचल के किस ज़िले में स्थित है? तो कुमारवां झील आपकी जो है वो हिमाचल के मंडी ज़िले में है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आपकी 3150 मीटर है। इस बात को भी आपने बेहतर तरीके से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपकी मंडी में और कौन सी झीलें है? तो मंडी में आपकी पराशर झील है, जिसकी ऊंचाई 2743 मीटर है। तो थोड़ा सा डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो टीजीटी कमीशन की, तो आपको जाना पड़ेगा। और देखिए जो ये पराशर झील है ना साथियों, मंडी की जो पराशर झील है, वो इसमें ना चंद्राकार गोलाकार टापू तैरता दिखाई देता है। तो हिमाचल की किस झील में चंद्राकार गोलाकार टापू तैरता हुआ दिखाई देता है? तो हमारी पराशर झील में। और यहाँ पर जो है वो पैगोडा शैली का ऋषि पराशर का मंदिर भी है। तो किस झील के पास हिमाचल में पैगोडा शैली में बना पराशर मंदिर है? और एक बार पुलिस में जो 2021-22 में पेपर हुआ था, पुलिस का वहाँ सीधा क्वेश्चन पूछा था कि पराशर मंदिर जो है वो किस शैली में बनाया गया है? तो पराशर मंदिर जो है, जो कि पराशर झील के पास है, वो पैगोडा शैली में बनाया गया है, जिसे बाणसेन ने बनवाया था मंडी के। और मतलब कि ऋषि पराशर कौन थे? तो भगवान जो वेद व्यास थे उनके पिता थे। मंडी में ये आपके रिवालसर झील है। मतलब कि इस झील को जो है वो बौद्ध लोग पद्माचन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऋषि जो बौद्ध भिक्षु थे पद्म संभव, तो उनके जन्मदिन दिवस के अवसर पर जो है वो रिवालसर झील के पास एक मेला लगता है भाई, जिसका नाम है छेच्चू मेला। कौन सा? छेच्चू मेला। तो छेच्चू मेला कहाँ लगता है? तो ये रिवालसर झील के पास लगता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो तैरते हुए टापुओं की झील भी रिवालसर झील को कहा जाता है। और लोमश ऋषि, जो भगवान लोमश ऋषि है, उनकी तपोस्थली भी रहा। और तीनों धर्मों का यहाँ पे जो है धार्मिक स्थल भी है आपकी मंडी की, आपकी रिवालसर झील। उसी प्रकार साथियों बात करें कामरूनाग झील की, जो कि मंडी के चचोट तहसील में है। और इसकी ऊंचाई जो है कामरूनाग की 3150 मीटर है। ठीक है,
उसी प्रकार आपकी कुंतब्योग झील है जो 1700 मीटर की ऊंचाई पे है। उसी प्रकार आपकी कलासर झील है, कलासर झील भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी ऊंचाई 1755 मीटर है। और इसके अलावा सुखसर है, लीलासर है, आपकी खदलासर है। ये सारी झीलें कहाँ पर है आपकी, हमारे अपने अपने हिमाचल प्रदेश में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार ऑप्शन में दिया है कुल्लू, कुल्लू में आपकी मंतलाई झील है, ठीक है। मंतलाई के अलावा द्योरी झील कुल्लू में है जो कि सैंज घाटी कुल्लू में है। हंसा झील जो कि ये भी सैंज घाटी में है, हंसा झील भी कुल्लू में है। भृगु झील जहाँ पे भगवान ऋषि भृगु की तपोस्थली है। और आपकी श्रिंगटिंगू झील है, श्रिंगटिंगू जो श्रिंग ऋषि है उनकी तपोस्थली है, जो भगवान श्रिंग ऋषि है, ठीक है। दशहर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर स्नान करके अकबर की बेटी का जो अधरंग है वो ठीक हुआ था, वो दशहर झील है, कुल्लू की 4200 मीटर की ऊंचाई पर है। और एक नैनसर झील है, ये भी कुल्लू में है। और यहाँ पर जो है वो पांडव जो थे भीम, उन्होंने एक गुफा भी तैयार की थी। सरयोलसर झील कुल्लू में है। सरयोलसर बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछी जाती है। इस झील की जो देवी है वो बूढ़ी नागिन है, ठीक है। और जिसका मंदिर है घ्यागी, तो घ्यागी मंदिर कहाँ पर है, तो ये सरयोलसर झील पर है। और यहाँ पे बूढ़ी नागिन भी है। और आभी नाम का नन्ही सी चिड़िया इस जल की सफाई करती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। डैनानसर झील, ये भी डैनानसर झील कहाँ पर है, ठीक है। तो डैनानसर भी आपका कुल्लू में है, क्योंकि यहाँ पे भगवान जो है भगवान भोलेनाथ है, उन्होंने त्रिशूल से एक डायन को मारा था, ठीक है। उसी प्रकार हंसा झील यहीं पर है आपकी, सरिताल झील है। और हंसा की बात करूँ तो बंजार उपमंडल में है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। हर हर महादेव।